प्यारे दोस्तों, अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आप लोगों को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी इतनी ज्यादा दर्द भरी है कि सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मेरा नाम प्रिया है और मेरा गरीब घर में जन्म हुआ। मेरी 3 छोटी बहनें थी और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। कई कई दिनों तक हमें भूखा रहना पड़ता था। मेरे घर के हालात खराब होने की वजह से पिताजी ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी थी, जिसका नाम रोहित था। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। अगर इत्तेफाक से संबंध होता भी है तो वो एक संयोग ही समझें। इस कहानी का उद्देश्य आपको शिक्षा देना ही है। कहने को तो मेरे ससुराल वाले भी कोई ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन मेरे पति की माँ का कहना था कि इस लड़की के पिता ने जबरदस्ती इसको हमारे बेटे के साथ बांध दिया है, वरना वो तो किसी अमीर परिवार की बेटी अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाना चाहती थी। मेरे पति अपने घर के इकलौते बेटे थे, लेकिन फिर भी उनकी अपने घर में कोई वैल्यू नहीं थी। मेरे ससुर जी का मेरी शादी के बाद देहांत हो गया था। मेरे पति की 3 बहनें भी थी। मेरे ससुर के 2-2 मकान थे जो किराए पर दिए हुए थे, जिनका किराया घर में आता था तो उसी से घर का खर्चा होता था। मेरे पति की नौकरी बस मामूली सी ही थी। मेरे पति काफी टाइम से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत में अभी अच्छी नौकरी करना नहीं था। मेरे पति की माँ उनसे तभी बात करती थी जब वो थोड़े बहुत पैसे लाकर उनके हाथ में रखते थे। अगर उनका कोई काम किसी दिन नहीं लगता था तो उनकी माँ सारा दिन मूड खराब करके बैठी रहती थी। मेरी शादी की पहली सुबह ही मेरी सास मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाकर कहने लगी, उठो महारानी, सुबह हो गई है। और मेरे पति तो सुबह सवेरे ही काम पर जाने के लिए ही बाहर निकल गए थे, क्योंकि अभी मेरी शादी को 1 दिन ही गुजरा था और मेरे पति को सारा हिसाब किताब खुद ही करना था। उन्होंने अपनी शादी की सारी जिम्मेदारी खुद ही उठाई थी। उनका कोई भाई नहीं था, इसलिए उन्हें ही अपनी शादी करनी थी। उनके पिता ने शादी के लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया था। मेरी सास ने आते ही मुझसे कहा कि महारानी उठो और अपना नाश्ता खुद बना लो और अपने पति का भी। अपनी सारी जिम्मेदारी अभी से ही उठा लोगी तो आगे चलकर आसानी हो जाएगी, और हमसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मेरी खुद की 3 जवान बेटियां हैं। मेरे ऊपर इन तीनों की जिम्मेदारी भी है। अगर हो सके तो मेरी भी मदद कर देना। खाना पीना तुम आज से ही अपना अलग कर लो, क्योंकि तुम्हारा पति इतना नहीं कमाता जो मैं तुम्हें अपने साथ ही खिला सकूं। मेरे पति के तो खुद मकान किराए पर हैं। किराया आता है तो मुझे उनसे ही गुजारा मुश्किल से करना पड़ता है। मैं अपनी सास की सारी बातें चुप करके सुन रही थी। मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। मेरे पति को शायद पहले से ही अपनी माँ के बारे में पता था, इसीलिए वो बाहर से आते टाइम मेरे लिए नाश्ता अपने साथ ही लेकर आ गए थे। उन्होंने नाश्ता प्लेट में डालकर मेरे सामने रख दिया था और बहुत ही प्यार से अपने हाथों से मुझे खिला रहे थे। नाश्ता करते टाइम उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी माँ की किसी भी बात का बुरा मत मानना। वो मेरी माँ है, थोड़ी गर्म मिजाज की हैं। उन पर 3-3 बेटियों की जिम्मेदारी है और पिताजी भी कोई काम नहीं करते थे, बस इसीलिए उनका मूड थोड़ा खराब रहता है। वो जैसी भी है मेरी माँ है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनकी बहुत इज्जत की है और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी यानी कि तुम भी उनकी इज्जत करो। रिश्ते प्यार और मोहब्बत के साथ ही चलते हैं। अगर किसी भी रिश्ते में प्यार और इज्जत नहीं होगी
तो वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जहाँ पर भी हम थोड़ा सा भी प्यार जता लेते हैं तो हमारा परिवार कभी नहीं टूटता, और जहाँ प्यार खत्म हो जाता है तो वहाँ पर खून के रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। हम दोनों नाश्ता कर रहे थे और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। इस टाइम मेरी सास फिर से मेरे कमरे में आ गई और मेरे पति को मेरी सास ने कहा था कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब अपना अलग घर करने के बारे में सोच लो, क्योंकि हमारा घर बहुत ही छोटा है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता के 3 मकान हैं। तीनों मकान मेरी तीनों बेटियों के नाम है। मैं एक एक मकान को बेचकर अपनी बेटियों की शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारी शादी तो जैसे तैसे हो गई, खाली हाथ पैर ही तुम्हारी बीवी यहाँ पर आ गई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां भी ऐसे ही इसी तरह खाली हाथ ही यहाँ से जाएं। मैं अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ ताकि वो अपनी ससुराल में सुखी रहें। मैं उनकी ये बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि उनकी अपने 3-3 मकान हैं, वो फिर भी अपने बेटे से अलग मकान लेने की बात कर रही हैं। करण उनके इकलौते बेटे थे, लेकिन उन्हें अपने इकलौते बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मेरी सास उनको कह रही थी कि तुम अपनी बहनों के बड़े भाई हो और उनके पिता समान हो। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि ना तो तुम इतना कमाते हो और ना ही तुम्हारे पिता इतना कमाते थे जिनसे तुम्हारी तीनों बहनों की शादी हो सके। इसलिए वो अपनी बेटियों का इंतजाम पहले से ही करती हुई चल रही है। इसलिए तुम अब कभी भी इस घर से हिस्सा मांगने की बात नहीं करना। तीनों मकान अपनी एक एक बहन के नाम पर कर दो, वो तुम्हारी बहनें हैं और अब तुम्हें ही उनका ख्याल रखना है। मेरी सास की बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही थी। मेरी शादी के अगले ही दिन तो इतनी सारी बातें कह सकती है, वो तो मुझे शादी के पहले दिन से ही बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मेरा पति जो उनका इकलौता बेटा था, वो सारी बातें चुप करके सुन रहे थे और सिर्फ हमें जवाब देते जा रहे थे। वे अपनी माँ को बोल रहे थे कि माँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं तो ये देखकर हैरान हो गई थी कि कोई माँ अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मेरे पति ने कहा कि मैंने आपको पहले भी किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया है और आगे भी नहीं करूँगा। ये सारी बातें बोलकर जब मेरी सास कमरे से बाहर चली गई तो मेरे पति ने मुझे कह दिया था कि तुम हमारे से कभी भी मत बोलना। मुझे पता है कि मेरी माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मेरी माँ मुझे इसीलिए प्यार नहीं करती क्योंकि मैं अच्छी कमाई नहीं करता हूँ। मेरी माँ का कहना था कि आजकल के लड़कों को देखो, वो अपने सारे घर का खर्चा अपने सर पर ही उठा लेते हैं। लेकिन माँ को कौन समझाए कि हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। वो मुझे कम प्यार करती है, इसलिए वो तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनकी सारी बातें बर्दाश्त की हैं और जब तक हम इस घर में हैं तुम्हें भी ये सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मैं कभी इस मामले में कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता हूँ। वो मेरी माँ है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, पर तुम्हें उनको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देना है। मेरे पति ने उस दिन मुझसे वादा ले लिया था, जो कि मैंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने उनसे वादा किया था कि कभी भी आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी इस बात से मेरे पति बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। मैंने अपने घर को अच्छे से संभाल लिया था। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी, अपनी सास को कोई भी काम करने नहीं देती थी। पर फिर भी मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, अपनी सास को खुश नहीं कर पाती थी और ना ही अपनी सास के दिल में जगह बना पाती थी। मैं सारे घर का काम करके जितना भी थक जाऊं तो आखिर में अपनी सास के पैर जरूर दबाकर आया करती थी। मैं अपनी सास के साथ साथ उनकी 3 बेटियों के बदले के काम भी खुद ही किया करती थी।
वो तीनों सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। मेरी सास कभी भी मेरी तारीफ तक नहीं करती थी। मेरे पति की नौकरी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने अपने माता पिता के घर में बहुत मुश्किल टाइम गुजारा था और ससुराल में भी मेरा यही हाल था। मेरी सास ने मुझे पहले दिन से ही अलग कर दिया था और कहा था कि अपना खाना पीना अलग ही कर लो और सारा राशन अपने पति से ही मंगवाया करो। मेरे पति अपनी माँ की बहुत इज्जत किया करते थे, इसलिए मैंने कभी भी अपनी सास को किसी भी बात के लिए मना नहीं किया था। वो जैसा मुझसे कहती थी मैं उनका कहना हमेशा मानती थी। मेरे पति अच्छी नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमते फिरते थे। वो जहाँ पर भी किसी अच्छी नौकरी का ऐड पढ़ते थे तो वहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया करते थे। मेरी शादी के 1 महीने बाद ही मेरे ससुर भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अपने पति के जाने का गम मेरी सास को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरी सास एक तरह से बहुत लालची औरत थी। ना ही उनकी बेटियों को अपने पिता की मौत का गम था, लेकिन मेरे पति को अपने पिता के जाने का बहुत ज्यादा गम था, क्योंकि एक उनके पिता ही थे जो अपने बेटे से बहुत प्यार किया करते थे। मेरी सास को अपने पति का कोई डर नहीं था, इसलिए वो घर में जैसा चाहे वैसा करती रहती थी। मेरी शादी को जब 6 महीने हो गए तो मुझे गुड न्यूज मिल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पति को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, पर मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी और अपने पति से कह रही थी कि आपकी तो अभी तक कोई भी नौकरी भी नहीं है, हमारा गुजारा भी मुश्किल से होता है, जन्म के बाद हमारा बच्चा कैसे पलेगा। मेरे पति मुझे समझा रहे थे और कह रहे थे कि हर इंसान अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आता है। तुम देखना, हमारी औलाद हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत होगी और अपने साथ साथ हमारे लिए भी खुशियां लेकर आएगी। जब मेरी सास को ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उन पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। उनको तो इस बात की फिक्र हो रही थी कि उनका बेटा जो थोड़े बहुत पैसे उनको देता है, कहीं उनका वो पैसा आना बंद ना हो जाए। इसलिए वो मेरे पति को रोज रोज कहती थी कि अपना अलग घर कर लो, अब तो तुम 2 हो, कल को 3 हो जाओगे, हमारा घर पहले ही बहुत छोटा है और तुम लोग औलाद पैदा कर रहे हो। मेरे पति को इस बात से बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा था और वो कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पर कोई सस्ता सा किराए का मकान मिल जाए और वो अपनी माँ से अलग हो जाएं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इस घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो और वो ऐसा होने से पहले ही अलग हो जाना चाहते थे। फिर उनकी आमदनी क्योंकि बहुत ही कम थी, इसलिए अभी फिलहाल ऐसा होना मुमकिन नहीं था। वो कोशिश तो बहुत कर रहे थे पर उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। मेरे पति एक बहुत सीधे और अच्छे इंसान थे। मेरे पति हर इंसान को अपना बनाते थे। वो हमेशा अपनी बहनों का बहुत ही ख्याल रखते थे, लेकिन उनके बहनें कभी भी उनकी साइड से नहीं बोलती थी, बल्कि वो हमेशा अपनी माँ की ही तरफदारी किया करती थी। मेरी तीनों नंदें बहुत ज्यादा चालाक थी, हमेशा अपने काम मुझसे ही करवाती थी और खुद एक भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। अब जबकि मुझे इस घर में अपने पति के कहने के मुताबिक इन लोगों का ख्याल रखना था, इसीलिए मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। कुछ ही महीनों के बाद मेरे घर बेटी पैदा हुई और मेरी सास ने बेटी पैदा होने पर मुझे बहुत सी बातें सुनाई थी कि तुम्हारे पति के पास पहले से ही कुछ नहीं है और तुम ऊपर से बेटी पैदा करके बैठी हो। मैं चाहती तो अपनी सास को जवाब दे सकती थी कि आपकी भी तो 3-3 जवान बेटियां हैं, आप भी चाहती हैं तो बेटियों की जगह बेटे पैदा कर सकती थी, लेकिन मैं अपने पति की वजह से हमेशा खामोश रहती थी। बल्कि मैंने अपनी सास को बहुत प्यार से समझाया कि बेटी हो या बेटा, पैदा करना मेरे बस की बात नहीं है। जो भी मुझे ऊपर वाले ने दिया है, मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा खुशी है। मेरे पास औलाद है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ऊपर वाले ने मेरी गोद को खाली नहीं रखा। मेरी बेटी पैदा होने के बाद मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था।
मेरी बेटी छोटी सी थी और उस पर घर का सारा काम मेरे जिम्मे डाल दिया गया था। पहले तो मेरी सास अपना थोड़ा बहुत काम खुद कर लिया करती थी, लेकिन जब से मेरी बेटी पैदा हुई थी उसके बाद से वो किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी और मेरी तीनों नंदें भी अपने सारे काम मुझसे ही करवाया करती थी। कोई भी मेरी बेटी को गोद में नहीं लेता था और ना ही उसका ख्याल रखता था। मुझे अपनी बेटी को भी संभालना होता था और पूरा घर भी मेरे जिम्मे था। जब मेरी बेटी 1 साल की हो गई तो फिर मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं ये बात अपनी सास को बताने से बहुत ही ज्यादा डरती थी कि मैंने अपने पति को भी मना कर दिया था कि अभी अपनी माँ को मत बताना। जब 6 महीने गुजर गए थे और ये बात छुपाने वाली नहीं थी कि मेरा पेट जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता जा रहा था, मेरी सास खुद ही समझ गई थी एक बार फिर से मैं माँ बनने वाली हूँ। इस बार जब मेरी सास को पता चला था तो उन्होंने घर में बहुत बड़ा तमाशा कर डाला था और कह रही थी कि एक तो हमारा घर इतना छोटा है और तुम लोग औलाद पे औलाद पैदा किए जा रहे हो। मुझे तो पता है कि तुम लोगों की सारी नजर इस घर पर है, किसी को भी मेरी बेटियों की कोई फिक्र नहीं है और एक दिन तुम ये घर अपने नाम कर लोगे और हमें इस घर से बाहर निकाल दोगे। मेरी सास की ये सारी बातें मेरे पति खुद सुन रहे थे और उन्होंने अपनी माँ से कह दिया था कि अब हम कुछ ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, आप परेशान मत हो। मैंने पहले कभी आपको कोई दुख नहीं पहुँचाया है जो अब मैं आपको और अपनी बहनों को इस घर से निकाल लूंगा। मैं तो इस बारे में कभी भी सोच नहीं सकता कि मैं आपसे ऊंची आवाज में बात करूं। मैं आपको इस घर से कैसे निकाल सकता हूं? ये घर मेरे पिता का है और इस घर में जितना हिस्सा मेरा है उतना ही मेरी बहनों का भी है। मैं अपना हिस्सा भी आपको दे देता हूँ और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मुझे बस 2-3 दिनों की मोहलत दे दो, जब तक मैं कोई बंदोबस्त कर लूंगा। कुछ ही दिनों के बाद मेरे पति मुझसे कहने लगे कि अपना सामान पैक कर लो, हम लोग आज ही दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे वहाँ पर एक फैक्ट्री में हल्की फुल्की नौकरी मिल गई है और अब हम वहाँ पर ही रहेंगे। मैंने किराए के मकान का बंदोबस्त भी कर लिया है। और फिर अगली सुबह को मेरे पति मुझे अपने साथ लेकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया था और हम लोग वहां पर रहने लगे थे, जहां पर एक कमरा, छोटा सा एक किचन और एक छोटा सा बाथरूम हुआ था। ये घर छोटा जरूर था पर यहाँ पर सुकून भी बहुत ज्यादा था। मेरे पति दिन को फैक्ट्री चले जाते थे और मैं घर में रहकर सारा दिन सिलाई किया करती थी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मेरे घर के काम कुछ कम हो गए थे। मैं अपनी बेटी का भी अच्छी तरह से ध्यान रख पाती थी और काफी टाइम मुझे फ्री होने का भी मिल जाया करता था। तो इसी फ्री टाइम में मैंने सिलाई का काम ले लिया था। इसी तरह से हमारा गुजारा बहुत अच्छी तरह से होने लगा था। कुछ ही महीनों के बाद मेरे घर में एक और बेटी ने जन्म लिया था। अब मेरे पास 2 बेटियां हो गई थी जो कि प्यारी और बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति ने मुझे बोला था कि काव्या देख लेना, ये बेटी हमारे लिए खुशी बनकर आई है और इसके आने के बाद अब हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मेरे पति का कहना सच साबित हुआ था। मेरी छोटी बेटी के पैदा होने के बाद मेरे पति को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। इसके बाद हम बहुत ही खुशी से जिंदगी गुजारने लगे थे। अब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, हमारा खाना पीना भी बहुत अच्छा था और हमारे पास जिंदगी गुजारने के लिए वो हर सुख मौजूद था जो हर इंसान के पास होना चाहिए। मेरी दोनों बेटियां जब थोड़ी बड़ी हो गई तो उनके पिता ने उन्हें दिल्ली के बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था, जहां पर बच्चों की बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होती थी। मैं अपनी बेटियों का खुद भी पढ़ने में बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना दूंगी, ताकि वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें और देश के लिए कुछ कर सकें। मेरी बेटियों में तो अपने पिता की जान बसती थी, वो अपने पिता से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। मेरे पति भी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। हमें दिल्ली में शिफ्ट हुए 12 साल गुजर गए थे और इन 12 सालों में मेरी सास या मेरी नंदों ने कभी भी हमारी कोई खबर नहीं ली थी।
ना वो हमारे पास आई थी और ना ही हम वापस उनके घर गए थे। मेरे पति मुझे हमेशा कहते थे कि मेरी माँ को हमेशा यही डर रहता था कि मैं उनके घर आऊँगा तो शायद उनसे घर में हिस्सा ले लूँगा। अगर मेरी माँ मुझे अपना बेटा समझती तो कभी मुझे अपने घर से ना निकालने के लिए कहती। जिस तरह से मैं अपनी बेटियों का ख्याल रखता हूँ, इसी तरह से मैं अपनी बहनों का भी ख्याल रखना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझसे अच्छे की उम्मीद नहीं रखी, इसलिए आज मैं उनसे दूर हूँ। मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी माँ का मेरी तरफ से थोड़ा भी दिल दुखे। इन 12 सालों में मेरे पति ने कभी भी अपने घर जाने के बारे में नहीं सोचा था। हम जिस किराए के मकान में रहते थे, मेरे पति ने अब वो मकान खरीद लिया था। अब वो घर हमारा हो चुका था। मेरी दोनों बेटियां भी जवान हो गई थी और उनके पिता ने उनके लिए अच्छी खासी रकम जमा करके रखी हुई थी। एक दिन हम लोग बैठे हुए टीवी देख रहे थे, तभी मेरी छोटी बेटी ने न्यूज का चैनल लगा दिया। पता चला कि शहर की एक बिल्डिंग में बुरी तरह से आग लग गई है और उसमें बहुत सारे लोग जलकर मर गए हैं। लेकिन हम ये देखकर हैरान रह गए थे कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसी बिल्डिंग में मेरे पति भी काम किया करते थे। आग लगने की वजह से मेरे पति भी उसी आग में झुलस गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये खबर सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे तो कोई भी होश नहीं रहा। ये खबर मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुई थी। मुझे खुद से ज्यादा अब अपनी बेटियों की फिक्र रहती थी, जो कि जवान हो चुकी थी। मैंने तो जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अब तो मुझे मेरी बेटियों को ही संभालना है। मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी हिम्मत हारने की वजह से मेरी बेटियां भी कमजोर पड़ जाएं। मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहती थी और उनको कुछ बनाना चाहती थी। दुख तो मेरे दिल में भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो अकेले ही हमारे जीने का सहारा थे। बिल्डिंग में आग लगने की वजह से जितने भी लोग मर चुके थे, उन लोगों के लिए सरकारी तौर पर 20 लाख रुपए उनके घर वालों को मदद के तौर पर दिए गए थे। अब जबकि मेरे पति भी उस हादसे में मरे थे, इसलिए वो पैसे हमें भी मिले थे, पर मैंने वो सारे पैसे अपने बेटियों के लिए बैंक में जमा करवा दिए थे। मेरी सास और मेरे पति की बहनें, जो कि उनकी मौत की खबर सुनने के बाद भी नहीं आई थी और पैसे मिलने की खबर सुनकर वे लोग दौड़े दौड़े हमारे पास आ गए थे। मेरी बड़ी ननद की शादी हो चुकी थी और उसके पति को मेरी सास ने घर जमाई बना लिया था। अब वो सब लोग हमारे पास आ गए थे। मेरी सास मुझ पर और मेरी बेटियों पर बहुत ज्यादा प्यार लुटा रही थी। उस टाइम मुझे अपनी सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उनकी ये प्यार भरी बातें मुझे जहर की तरह कड़वी लग रही थी। उन्होंने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात तक नहीं की थी और अब वह मुझे बेटी बेटी कहकर बुला रही थी। मेरी सास बहुत बड़ी लालची औरत थी। मुझे अपनी सास से बहुत ज्यादा नफरत थी। उनके दिल में जो भी लालच था वो मैं सब समझ चुकी थी, पर अब मैं उनकी बातों में नहीं आने वाली थी। उनका बेटा, जो कि उनकी हर बात मानता था, अब वो इस दुनिया में नहीं था। मैंने उनको साफ साफ कह दिया कि जितने दिन हमारे साथ आप लोगों को रहना है रह सकते हो, पर आप लोग मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मेरी बेटियों के पिता की मौत पर हमें जो भी पैसे मिले हैं, मैंने वो अपनी बेटियों के लिए जमा कर दिए। आप लोग अगर इस गलत फहमी में मेरे घर पर रुके हुए हो कि मैं आपको उन पैसों में से हिस्सा देने वाली हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप लोग यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद मेरी सास ने मेरे और मेरे बेटियों के साथ हमेशा के लिए रिश्ते खत्म कर दिए और फिर वो वहाँ से चली गई। मेरी बेटियाँ, जो कि अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो अपने पिता के बिना बिल्कुल भी जिंदगी नहीं गुजार पा रही थी। उनकी मौत के बाद मेरी बेटियां बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। वो दोनों बहनें आपस में अपने पिता की बातें करके बहुत ज्यादा रोया करती थी। मैं उनकी माँ थी, मैं उनके दिल की हर बात समझ सकती थी। वो मुझे महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि वो दोनों किस कदर दुखी हैं।
मेरे पति की मौत को बहुत दिन गुजर गए थे, पर उनकी हालत अभी तक नहीं संभली थी। उन दोनों की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। उस टाइम दिल्ली में बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर में क्योंकि राशन वगैरह भी ख़त्म हो गया था और मैं खुद ही राशन लेकर आती थी। अब तो मैं बेटियों की इस हालत की वजह से उन्हें भी घर में अकेला नहीं छोड़ पाती थी। मेरी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनके पिता की मौत की वजह से उनकी पढ़ाई भी रुक गई थी। एक दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। घर में काफ़ी अंधेरा हो गया था और अंधेरे से मेरी दोनों बेटियां बहुत ही डर रही थी। मैंने सारी रात अपनी बेटियों के साथ जाकर गुजारी थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगा लिया था। वो दोनों बुरी तरह से रो रही थी। बारिश की वजह से घर की लाइट अब रोज ही जाने लगी थी, जिसकी वजह से रोज ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। हमारे मोहल्ले में एक बड़ी बुजुर्ग माजी रहती थी। वो बेचारी बहुत अच्छी आदत की थी, अक्सर हमारे घर पर आ जाया करती थी। मोहल्ले के लोगों के साथ हमारी बातचीत अच्छी थी। मेरे मोहल्ले में जितने भी लोग रहते थे, सब लोग हमारा बहुत ध्यान रखते थे। माँ जी को पूरी गली में लोग बड़ी माँ कहकर भी बुलाया करते थे। वैसे उनका असली नाम सुमित्रा देवी था। उनकी भी 2 जवान बेटियां और 2 जवान बेटे थे। वो भी बहुत संस्कारी और अच्छी औरत थी। एक दिन वो हमारे घर पर आई तो मैंने उनको अपनी बेटियों का हाल बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक वाक़या हुआ था। जिस तरह से तुम्हारी बेटियां अपने पिता की मौत को नहीं भूल पा रही हैं, वो लड़का जब उस बाबा के पास गया था तो बहुत परेशान था और जब वापस आया तो बिल्कुल ठीक हो गया था। किसी तरह से पड़ोस के ही रहने वाले लड़के के साथ ऐसा हादसा हुआ था। वो बाबा अगली गली में रहते हैं। तुम उनके पास चली जाना और अपनी दोनों बेटियों का हाल बता देना। तुम्हारी दोनों बेटियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ जी की ये बात मुझे थोड़ी ठीक लगी थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप मुझे साथ लेकर चलना। उन्होंने कहा कि हम लोग कल ही तुम्हारी बेटियों को बाबा के पास लेकर चलेंगे। माँ जी कहने लगी, बेटी तू फिक्र मत कर, वो बाबा बहुत अच्छा है। कल हम सब वहाँ पर जाएंगे और तुम देखना तुम्हारी बेटियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे माँ जी की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हो गई। अगले दिन मैं माँ जी के साथ अपनी दोनों बेटियों के लेकर बाबा के पास चली गई, जो कि हमारी पास की गली में रहते थे। मैंने बाबा को अपनी बेटियों की सारी परेशानी बता दी कि ये दोनों अपने पिता की मौत के बाद ज्यादा डरने लगी हैं। उस बाबा ने मुझसे कहा था, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बेटियों को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारा नाम रोशन करेंगी। इन दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। बाबा ने मेरी बेटियों पर थोड़े मंत्र पढ़े और कुछ फूंक कर उन दोनों को जाने के लिए कह दिया। जब वो दोनों मेरे पास आई तो कहने लगी कि माँ, हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे शरीर से कोई चीज बाहर निकल रही है। बाहर आने के बाद मेरी बेटियों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे, जिसको देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और मुझे वहीं पर महसूस हो रहा था कि मेरी बेटियां अब बिल्कुल ठीक हैं। मैंने खुशी खुशी बाबा को पैसे देना चाहा, लेकिन बाबा ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि अनाथ लड़कियां हैं, मैं इनके इलाज के लिए कुछ भी नहीं ले सकता। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि ये दोनों हमेशा कामयाब रहें। मैं अपनी दोनों बेटियों को घर वापस लेकर आ गई और अगले ही दिन मेरी बेटियों ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उनकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई थी। मुझे अब लोगों को ये बताने में खुशी हो रही थी कि अब मेरी बड़ी बेटी पुलिस अफसर बन गई है और मेरी छोटी बेटी डॉक्टर बन गई है। काफी सालों बाद जब मैंने अपनी सास को देखा तो वो मेरे आगे बुरी तरह से रो रही थी। मेरी सास मुझसे मदद मांगने के लिए मेरे पास आई थी। मेरी सास का कहना था कि उनके तीनों दामादों ने उनके मकान अपने अपने नाम करके उनको घर से बाहर निकाल दिया है और अब वह उनकी बेटियों के साथ उसी घर में रह रहे हैं।
आज मुझे अपनी सास की यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिन बेटियों के लिए उन्होंने वो मकान रखे थे और जिस मकान के लिए उन्होंने अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी से निकल जाने के लिए कह दिया था, आज उनकी इन्हीं बेटियों ने उनको अपने पति के साथ मिलकर घर से बेघर कर दिया था। मुझे अपनी सास को इस हालत में देखकर जरा भी अफसोस नहीं हुआ, लेकिन मैं अब अपनी सास को अपने साथ रखकर अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सास को दिल्ली के ही एक वृद्ध आश्रम में भेज दिया था। अब वो वहां पर सुकून से रह रही होंगी। मैंने कभी भी अपनी सास की जानकारी लेने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि अब मेरा अपनी बेटियों पर ध्यान है। मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने ही अपने पिता का नाम रोशन कर दिया है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कहानी के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ,